तो हाँ जी जिस आपने किया था वो संदर्भ नहीं याद बहुत समझ नहीं आया अभी तक तुमने लाइफ और सीरियल में शुरू किया एग्जाम में पेपर बना कौन सा वाला इच्छा था तो अक्सर पहला साल पे शुरू कर दिया कि हाँ लगा है तो लगा कि क्या है वहाँ पे उन्हें क्या है लगा तो लगा हमारे इच्छा क्या है तुम नहीं कर ये कैसे पता चलेगा ये लोग कोई लोग है कोई लोग तो नहीं कुछ भी होगी है कभी नहीं कुछ होगी मैथ्स लिखा तो उसका मतलब है तो कहीं कोई नहीं है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आज तुमने इसको आज खुला है 31st मई जून जुलाई आज अगस्त अभी सेकेंड लास्ट डे 3 मंथ से कॉपी गायब है और तुम आज के दिन भी मेरे सामने कुछ दिखाने के बजाय जो काम किया उसको कहीं ड्राफ्ट में लाते हुए दिखा देगा मैंने काम किया हुआ ये देखें मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं मार्किंग कर रहा हूँ चीज़ों को मेरे पास क्लास का बहुत लोग पूछते हैं उसके बाद भी डोंट फील लाइक थिंग तो चाहिए बस कुछ भी बातें हो रही हैं टेस्ट की तैयारी की और किया क्वेश्चन पूछूँ अभी आखिरी मामला कॉपी क्यों नहीं करते कौन से पार्ट चले ये बताओ हाँ वही चला कल तुम वो गैजेट लेकर आओगे जिसको नहीं चलने ठीक है
मैं देखना चाहूँगा कौन सा कौन है कौन सा है ठीक ठीक है पहला देखना लास्ट काम दिखाओ हिस्ट्री की जरूरत पड़ी अभी तक तो इतना काम तो हुई नहीं हिस्ट्री खत्म हो जाए वो शिफ्ट कर रहे थे ना तो वो असल में वो अलग थोड़ा फाइल था पता नहीं आगे तो मेरा मैं थोड़ा सा छुट्टी लगने वाली होती है ना दवाई छुट्टी करते हैं तो हम हर एक चीज़ को बॉक्स में किसी चीज़ में बंद करते हैं ये काम के पेपर यहाँ पे था एंड टाइम तुम्हें कुछ पता ही नहीं है और वहाँ शिफ्टिंग हो गई तो तुम्हें बता के इसका मतलब है कि तुम्हें चाह रहे होंगे कि तुम्हें घर से लेके नहीं जाए शिफ्ट करने के लिए दूसरे घर में अब तुमने तो अभी तक तैयारी शुरू नहीं की तो फिर तुमने कैसे कह दिया कि प्रोबेबिलिटी डिफिकल्ट है तुम्हें तो पता ही नहीं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है तो इसलिए कि उनको पढ़ाना नहीं आता होगा ना किसी को तुम्हारे पास तो बुक्स नहीं है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम पढ़ भी रहे हो कहीं है नहीं ठीक है मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम आई तुम्हें प्रोबेबिलिटी में हाँ अभी तक तुम बेसिक क्वेश्चन में फंसे हुए हो तुमसे बेसिक क्वेश्चन नहीं हुए तो आगे बढ़े ही नहीं हो तुम लाओ कौन से वाले एक दो हैं मैं भी देखूँ अभी तो प्रोबेबिलिटी कर ही नहीं है हम लोग अभी तो पास पेपर्स कर रहे हैं कुछ और एक काम करो हमारे लोग बुला के लाओ वो पाँच पेपर हो गया ग्रीन और ग्रीन जी हाँ वही होंडा कंपनी के ले लो सुजुकी के अच्छे नहीं होते पास पेपर हैं किसी कंपनी के हो किसी पब्लिशर के हो कोई फर्क नहीं पड़ता सबके पास पेपर एक ही होते हैं सिर्फ उसका कवर डिफरेंट होगा बस अदरवाइज आपके पास मिल जाएगा इसका पासवर्ड क्या है सही ठीक है थैंक यू कार्ड कहाँ है एक चीज़ याद रखा करो कि जिससे जो चीज़ लो उसी को वापस करो तो आपको वापस ये मैं हूँ मैंने तुम्हें ऐसा फेंक के दे दिया था कि उठा लो वहाँ से कुछ चीज़ें होती हैं जो बचपन से अम्मा अब्बा समझा रहे होते हैं तुम वो चीज़ें नहीं याद रख सकते हो तो अभी की नई नई चीज़ें कैसे याद होंगी तुम्हें बात करने से क्या मतलब है तुम्हें मुझे देना चाहिए था इतने तो तुम लापरवाह इंसान हो अब क्या करना है तो लास्ट टाइम मैंने कहा था कि पास पेपर्स होने चाहिए तो इसका मतलब पास पेपर्स अभी एक तो इस क्लास में किसी के पास भी नहीं है बहुत हैरत की बात और सेकंड ये कि कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि पास पेपर होते क्या हैं और कौन सी कंपनी के हैं
This was the last question that we were doing. फिलहाल मैं पास्ट पेपर के क्वेश्चंस कुछ यहाँ रख रहा हूँ और इनमें वो टॉपिक्स जो हम लोगों ने किए हैं और जो हमारे अभी टेस्ट प्लान में आने वाले हैं उसको रिवाइज कर रहा हूँ, ताकि फिर उसके बाद अभी हम लोग टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक तो वो फिर उसके मुताबिक कुछ सेटिंग में आ जाएगा। लाइक सबसे पहली कंडीशन ऐसी ये देखो, ये एक पेपर है 2015 का मई जून। अब हमारे पास जो टॉपिक्स हैं कौन कौन से सिलेबस के लिए, जो अभी टेस्ट प्लान के लिए कौन कौन से टॉपिक हैं? अब क्वेश्चन सामने आता जा रहा है, देखो इनमें से कौन सा क्वेश्चन है जो तुम्हारे सिलेबस में इंक्लूड है। Look at this question, क्वेश्चन नंबर 8। समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है किसी तरीके से? कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है ये? इनइक्वालिटीज। तो इसका मतलब है अगर हमको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए और कहा जाए कि इसको इंटीजर वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द इंटीजर्स n दैट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, क्या मेथड करना चाहिए? काफी है? बोलो। मई जून 2015 पेपर 1 वेरिएंट 2 क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है फाइंड द इंटीजर्स n that satisfy 20 less than 4n minus 3 less than 30। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका? अब इसको मैंने रिवाइज करने के लिए इसलिए सामने रखा कि ये कंडीशन यहाँ हो तो कुछ ना कुछ रिवाइज हो जाए, ताकि वो टेस्ट प्लान में एटलीस्ट करने के काबिल हो। अब इस सिचुएशन में क्या करना होता है हमें कि ये जो मिडिल वाली वैल्यू है, एक्सप्रेशन हो या कोई भी वैल्यू हो या नंबर हो, इनको हम इक्वेट करते हैं बाकी दोनों से बारी बारी। इट मीन्स इससे दो इनइक्वालिटी बनेगी, एक होगी 20 लेस देन 4n माइनस 3 और दूसरी होगी 4n माइनस 3 लेस देन 30। दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व बिल्कुल इक्वेशन की तरह होनी चाहिए, ठीक है? इसके लिए हो सकता है ऐसे, -3 विल गो टू द अदर साइड एज 23 और ये ऐसे हो जाए। फिर 23/4 इज लेस देन n। अब अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए तो ये कहीं ऐसे बनेगा, यानी n की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 5.75। दूसरे को अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो 4n -3 goes to the other side as +3, फिर ये बन जाएगा 4n लेस देन 33 और फिर n लेस देन 33/4।
इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा डेसिमल्स में 8.25। अब इसका मतलब इन्होंने क्या मांगा है हमसे, इंटीजर्स। कैन एनीवन टेल कि इंटीजर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स, बिल्कुल ठीक है। डेसिमल और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे रेंज हमें दे दी, क्या रेंज आ गई कि वैल्यू ऑफ n हमें चाहिए, इनमें से n मस्ट बी ग्रेटर देन 5.75 एंड लेस देन 8.25। 5.75 से बड़ा इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए और 8.25 से छोटी इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। अब इसका मतलब है 5.75 से बड़ी वैल्यू जो होगी वो n की 6 हो सकती है, फिर 7 हो सकती है, फिर 8 हो सकती है। ये तीनों वैल्यूज हमारे पास इंटीजर वैल्यू के तौर पे यहाँ कंडीशन है, ठीक है। कॉपी करो इसे। जी हाँ, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं आंसर में 6, 7 एंड 8 और मार्क भी करो कि ये मई जून 2015 पेपर 1 वेरिएंट 2 क्वेश्चन नंबर 8 है। मई जून 2015 पेपर 1 वेरिएंट 2 क्वेश्चन 8। ठीक है, 2 मार्क्स क्वेश्चन मीन्स हमें इसमें इतनी कैलकुलेशन तो शो करनी है। और फिर द मेन थिंग इज दैट जब भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं तो ये याद रखना ध्यान में कि क्वेश्चन का लास्ट रिजल्ट जो है वो क्या मांगा गया है। अगर जो कुछ वहाँ पे रिक्वायरमेंट है आपने उससे कम किया तो यू वोंट गेट मार्क्स। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि यू हैव गिवन आंसर बट उसके साथ और भी बहुत कुछ आंसर मिल दिया एक्स्ट्रा, तो हो सकता है उसकी वजह से मार्क्स ना मिले। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर रिजॉल्विंग अ क्वेश्चन कि उसमें हमें क्या कहा गया है और उसमें क्या क्या चीज़ें हमारे क्वेश्चन से रिलेट करती हैं। ठीक है, कॉपी। इस बात का भी ध्यान रखना कि जितना स्पेस प्रोवाइडेड होता है पूरी कोशिश ये करनी है कि उसी के दरमियान में हमारी सारी कैलकुलेशन आ जाए। जैसे अभी मैंने देखा कि इसमें ज़्यादा चीज़ें मुझे बताना था, यहाँ पे कुछ चीज़ें हम स्किप कर सकते थे स्टेप्स, लेकिन यहाँ पे मुझे हर एक स्टेप बताना था, तो उस जगह को मैंने वो कैसे यूटिलाइज़ किया, लाइन यूज़ करके, ताकि इसमें सब कुछ अवेलेबल। क्या चीज़? यानी इक्वल टू करो।
गलत नहीं होगा, लेकिन सही वे नहीं है ये लिखने का। ठीक है, तो उसके बाद कहाँ है? ये प्रोबेबिलिटी थैंक यू बताने का, मुझे इससे पहले पता नहीं था कि ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होता है। वो सिर्फ पेपर 1 पढ़ा रही हैं और वो बेसिक टॉपिक से। तो हम लोग अभी जो टेस्ट लेंगे, मैथ्स का भी जो टेस्ट लेंगे, तो आपका और जो पेपर एक साथ, वो इसको क्या है? उनका जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा टॉपिक चल रहा है? सर्कल प्रॉपर्टीज। तो क्या हमारे सिलेबस में सर्कल प्रॉपर्टी है? तो जब नहीं है तो फिर नहीं पेपर में नहीं आएगा। उनका पेपर अलग है, नहीं तो फिर भी आएगा। उनका पेपर अलग होगा। जी हाँ, नहीं सर, वो मार्क्स नहीं हो रहा है, मतलब अलग से नहीं किया ना, तो बेहतर पेपर। ओके, इन द सेम पेपर क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कंडीशन दी गई देख लो। सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है ये सेट्स एंड वेन डायग्राम का है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है x such that x is an integer between 40 to 50, दोनों इंक्लूडेड। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग इसका सेट बनाएं, क्या बनना चाहिए? 40, 41, 42, 43, 44 टिल 50 भी होना है। इसके बाद p x such that x is a prime number। इसका मतलब प्राइम नंबर्स इनमें से जो हैं वो सब के सब यहाँ p में आएंगे। तो अब अगर यहाँ देखा जाए तो प्राइम नंबर्स बनते हैं 41, 43 और 47। 45 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर की पहचान अपने टेबल में और 1 के टेबल में आता हो, दोनों में आना चाहिए। q के बारे में कहा जा रहा है x such that x is a multiple of 6। इनमें से जितने भी मल्टीपल ऑफ 6 हैं सब आ जाएंगे। 42, 48। अब रिक्वायरमेंट नंबर 1 है फाइंड n ऑफ p। n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उनको काउंट करके लिखना है। तो p की बात हो रही है, n ऑफ p। तो इसको यहाँ देखो तो 1, 2, 3, इसका आंसर हो जाएगा 3। सही है। नंबर 2, लिस्ट द मेंबर्स ऑफ Q। वो मैंने वहाँ पे बना दिया है, वही हमें यहाँ पे लिखना है 42 एंड 48। जब लिस्ट द मेंबर्स कहा जाता है तो सिर्फ ब्रैकेट में होना चाहिए, क्योंकि ये सेट है। तो सेट है तो इसका मतलब ये है कि सेट से रिलेटेड जितनी भी कंडीशंस आती है जिसमें लिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स हो, उसको हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना होता है। ठीक है, लिखते हैं और साथ साथ ये काम की चीज़ें हैं।
पास पेपर ले लिया तुमने, तो जब तुमने वो ऊपर लिख लिया था तो उसका मतलब वो क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा वहाँ से पास पेपर से। ठीक है, उसके बाद इसी क्वेश्चन में आगे पार्ट बी है। इन अ ग्रुप ऑफ 25 पीपल, इलेवन पीपल ओन बोथ अ बाइसिकल एंड स्केटबोर्ड। तो सबसे पहली बात तो ये जो 25 पीपल हैं ये हमारा यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 11 पीपल बोथ ओन अ बाइसिकल एंड अ स्केटबोर्ड। इसका मतलब है अगर हम दो सर्कल बनाएं, एक बाइसिकल के लिए एक स्केटबोर्ड के लिए, तो 11 शुड कम इन बिटवीन लाइक दिस। फिर 6 पीपल ओन नीदर अ बाइसिकल नॉर अ स्केटबोर्ड। ये 6 आएगा कहाँ पे? बाहर यहाँ। अब यहाँ कहा है कि n पीपल ओन अ बाइसिकल, यानी इस B के लिए टोटल n। अब हमें पता है कि n अगर यहाँ है, 11 यहाँ है, तो यहाँ पे कहीं n-11 आना चाहिए। इन्होंने क्वेश्चन में कहा हुआ है फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। अब स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यूज के लिए सिचुएशन क्या होती है? कंपैरिजन, ठीक है। टू वैल्यूज जिसमें एक लार्जेस्ट और एक स्मॉलेस्ट, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। कंपैरिजन का मतलब हो गया कि देयर शुड बी टू डायग्राम्स। और मैंने ये बताया था कि कभी भी कंपैरिजन आ जाए, मैक्सिमम मिनिमम आ जाए, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट आ जाए, तो इसके लिए हमें दो डायग्राम बनाने पड़ते हैं। एक तो ये वाला डायग्राम है जो हमारे सामने है, ठीक है, और दूसरा डायग्राम ऐसे होता है जिसमें ये सिचुएशन आएगी। क्या होता है ये?
कि एक सर्कल को दूसरे का सबसेट होना चाहिए। अब उसमें हमें फैसला करना पड़ता है कि जो छोटा वाला होगा वो सबसेट बन जाएगा और जो बड़ा वाला होगा वो बाहर होगा। लेकिन अब ये सोचना है कि यहाँ पर ये कंडीशन है कौन सी। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो ये देखो कि ये जो कॉमन 11 है ये यहाँ लिखा जा सकता है। ये कैसे हुआ, मैंने कैसे सोचा, मैंने ये सोच लिया है कि जो कॉमन वाले हैं ये यहाँ भी कॉमन है। ठीक है, अब कॉमन हो का मतलब क्या हुआ, ये हमें नहीं पता है कि ये बाइसिकल है, ये स्केटबोर्ड है, या फिर ऑपोजिट वे राउंड है कि ये स्केटबोर्ड है और ये बाइसिकल है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उससे पहले हमें सबसे पहली कंडीशन ये सोच लेना है कि जो छोटा वाला होता है, अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ B इंटरसेक्शन S, यानी दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, क्या होगा यहाँ पे इंटरसेक्शन, इस डायग्राम में इंटरसेक्शन क्या होगा 11, बिल्कुल सही है। ठीक है, और अगर ये कहा जाए कि B यूनियन S निकालो तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल 25 हैं, 6 बाहर हैं तो बाकी सब B और S के अंदर होंगे। तो इसका मतलब क्या सोचा मैंने एक्चुअली, it should be 25 minus 6 that is equal to 90। यहाँ पे इंटरसेक्शन और यूनियन इस तरीके से निकल सकता है ये सोच के। अब यहाँ पे आते हैं, अगर यहाँ पे फिलहाल कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है B इंटरसेक्शन S जो होगा वो ये छोटा वाला सर्कल होगा, और B यूनियन S जो होता है वो बड़ा वाला सर्कल होता है। तो मैं इसको यहाँ पे सिर्फ इस तरीके से रख दे रहा हूँ, स्मॉल सर्कल और B यूनियन S का मतलब बिग सर्कल। ये वाली चीज़ हमें दिमाग में रखनी है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं है, सिर्फ इतना पता है कि 25 बाहर है। ठीक है, अब 25 बाहर होने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये सिचुएशन आ रही है कि अब हमारे पास ये जो 11 और 6 है इन्हीं को हम कहीं ना कहीं यूज करें। ये हाँ, ये बताया ना मैंने, जब भी आपके पास दो वैल्यूज मैक्सिमम मिनिमम स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट फाइंड करने के लिए कहा जाए क्वेश्चन में, तो आपको दो डायग्राम बनानी है हमेशा। एक डायग्राम वो होगा जो आपके ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगा, ठीक है, और एक ये वाला डायग्राम हमें खुद बनाना है। और खुद बनाने के लिए भी क्या सिचुएशन करनी होगी, हमें ये सिचुएशन करनी होगी कि हमेशा एक सर्कल होगा जो कहते हैं ये इसका सबसेट है। ठीक है, और इसका मतलब ये होता है कि इसकी सारी वैल्यूज ऐसी हैं जो बड़े वाले में भी मौजूद हैं। अब जो चीज़ यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन के तौर पे दे दी थी 11 और 6, सबसे पहला काम उसको यहाँ पे हमें इंसर्ट करना है। ठीक है, इतना तो पता चल रहा है कि ये जो 6 है ये इन दोनों सर्कल के अंदर तो नहीं आ सकते, तो ये कहाँ लिखे जाएंगे, यहाँ पर भी बाहर ही लिखेंगे। ठीक, और फिर वो जो कॉमन वाला 11 है वो अगर इस वाले डायग्राम में लिखें कॉमन, तो वो कॉमन 11 जो है वो या तो हम लोग यहाँ पे कहीं लिख सकते हैं या फिर यहाँ कहीं लिख सकते हैं। तो अगर खुद एनालाइज करो तो समझ में आता है कि यहाँ नहीं लिखना चाहिए इसको, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि 11 वो लोग हैं जिनके पास दोनों ही कंडीशन है। अगर हम लोग यहाँ पे रखते 11 तो उसका मतलब होता वो इस सर्कल में तो नहीं होता, वो बाहर वाले सर्कल में होता है। तो इसका मतलब है इसको हम लोग इस तरीके से यहाँ पे इंसर्ट करें। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है वो आप पूरा का पूरा यहाँ पे लिख लें। अब ज़रा कैलकुलेशन करते हैं, तो इससे ये पता चलेगा कि यहाँ 11 है, यहाँ 6 है, ये टोटल हमारे पास 25 स्टूडेंट्स हैं। इस 25 को अगर हम लोग यहाँ एडजस्ट करें तो फिर कौन सी वैल्यू भी बच गई जिसको लिखना चाहिए हमें,
19 कहाँ लिखे 19? कहाँ बाहर? सर्कल, सर्कल से बाहर। रिपीट करो जरा, क्या कहा जा रहा है? मैंने कुछ वैल्यू कहा था कि ये लिखनी है, उसने मुझे कोई आंसर दिया, वो तो लिख दिया। इसके बाद मैंने कुछ पूछा था, उसने मुझे कुछ आंसर दिया, तो सिर्फ ये बता रहा है कि उस नंबर को लिखना कहाँ है। तुम बताओ कहाँ, उसने क्या कहा था, मैंने क्या पूछा था। और याद रखना, याद दिलाऊंगा मैं ऐसे करके। एक तो तुम्हारे पास पास पेपर्स नहीं, दूसरा तुम्हारे पास काम नहीं, तीसरा जो यहाँ काम हो रहा है तुम उस पर ध्यान नहीं दे रहे। अगर ये तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है हम इनसे क्या, मैं वहाँ बैठता हूँ, तो इसके बाद देखते हैं जरा क्रॉस क्वेश्चनिंग और क्रॉस टॉक। और नहीं आता तो कम से कम ये दिमाग में तो रखो कि मैं यहाँ सीख रहा हूँ कुछ। यहाँ कॉमेडियन बन के नहीं आएंगे दूसरों को हंसाएं अपनी हरकतों से, वो आप बाद में आगे जाके कर लीजिएगा प्रोफेशन में। फिलहाल यहाँ पे ध्यान, तुमने इनमें से क्या कुछ लिखा? ये डायग्राम बना लिया था, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि क्या किया जा रहा है, तुम क्या लिखोगे? तो बात ये हो रही थी कि टोटल 25 है, 6 यहाँ पे जब बाहर है तो 25 माइनस 6 मीन्स 19। अब ये कहा जा रहा था कि ये 19 को कहाँ एडजस्ट करें, तो 19 का मतलब हो गया इस बड़े सर्कल के अंदर ही 19 को एडजस्ट होना चाहिए। 11 तो ऑलरेडी आ गया, अब अगर वो 19 की बात की जाए तो उसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे 8 लिख दूँ तो ये बड़ा वाला सर्कल 19 बन गया। अब 11 प्लस 8 प्लस 6 विल गिव यू अ टोटल ऑफ 25, तो ऐसे वैल्यूज यहाँ पे आ गए। अब अगर यहाँ और से देखो तो D इंटरसेक्शन S जो था वो बन जाता है आपका 11 और D यूनियन S जो बनेगा 8 क्यों लिखा, ये 25 है, 25 माइनस 6 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कुछ वैल्यू बचेगी जो इस 6 के अलावा सारे के सारे हैं। डिवाइड कर दिया ना, 25 को डिवाइड कर दिया। 25 में से ये 6 अगर हम निकाल दें 19 बचे, वो 19 को हमें कहाँ एडजस्ट करना है, इस रेक्टेंगल के अंदर ही एडजस्ट करना है। तो वो कहाँ हो सकता है, तो ये पोर्शन तो पूरा 6 वाला है, तो बाकी जो 19 बचे उसको कहाँ होना चाहिए, उसको इस सर्कल के अंदर ही होना चाहिए। तो उसमें से 11 ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख चुके थे, तो ये 19 बनाने के लिए 11 में क्या ऐड करेंगे वो वहाँ पे आ गया। ठीक, जी हाँ। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू था n वो था people who own a bicycle। अब अभी तक हमने यहाँ पे ये नहीं सोचा है कि कौन सा वाला सर्कल बाइसाइकिल का है और कौन सा वाला सर्कल इसमें से स्केटबोर्ड का है। ठीक है, अब यहीं से ये फैसला हो जाएगा। देखो दो कंडीशन हो सकती है, या तो हम इसको स्केटबोर्ड करें और इसको बाइसाइकिल करें। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको स्केटबोर्ड और इसको बाइसाइकिल कर रहे हैं तो बाइसाइकिल वालों की टोटल वैल्यू क्या बन गई, 19। ठीक है, और अगर अदर वे राउंड करें और इसको बाइसाइकिल कर दें और इसको स्केटबोर्ड कर दें तो यहाँ पे बाइसाइकिल की वैल्यू आ जाएगी 11, और हमें जो n चाहिए था वो n एक्चुअली क्या था, n पीपल ओन अ बाइसाइकिल। तो हमें बाइसाइकिल वालों ही की वैल्यू चाहिए थी, इन्होंने कहा है स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n चाहिए, तो इसका मतलब है n की दो वैल्यूज आ गई हैं। स्मॉलेस्ट वैल्यू विल बी टेकन एज 11 एंड द लार्जेस्ट वैल्यू विल बी टेकन एज 19। मतलब इसमें वैल्यूज हमारे पास सारी ऑलरेडी थी। दो कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है, एक ये वाला कॉन्सेप्ट कि कभी भी लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी जाती है तो हमें दो डायग्राम बनाने हैं। एक वो डायग्राम जो आपके पास नॉर्मल इंटरसेक्शन वाला होता है, और एक ऐसा डायग्राम जिसमें आप एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट बनाते हैं।
सबसेट बनाने का ये तरीका होता है कि एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल होना चाहिए। कॉपी करो इसे। क्वेश्चन नंबर था 18। एटीन का ए और बी दो पार्ट्स, वो जो किया था वो ए था, ये बी पार्ट। अच्छा ये याद रखना कि पेपर 1 जो होता है उसमें मिला जुला के कम से कम 20 क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 28 क्वेश्चन तक आते हैं। 2 आवर्स का पेपर होता है और 80 मार्क्स, और उसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली होती है वो ये है कि आपके पास कैलकुलेटर नहीं होता है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 था जिसमें सेट्स एंड वेन डायग्राम का क्वेश्चन आया। सर ये पेपर वेरिएंट कौन सा है? अपने वेरिएंट 2 पेपर 1 मई जून 2015 वेरिएंट 2 क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा क्वेश्चन की ये तो प्रोबेबिलिटी का, ये तो सेट्स एंड वेन डायग्राम का। अगर आप अभी तक टॉपिक्स को पहचानने के काबिल नहीं हुए हैं इसका मतलब है कि आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की जी। कौन सा 18 अभी तो कॉपी नहीं किया। अच्छा ये लो। आज है मंडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, इसके बाद थर्सडे। थर्सडे को मुझे कॉपीज चेक है। क्या सेटिंग हो रही है? 1 मंडे ईच मंडे ट्यूसडे एंड फ्राइडे। फ्राइडे को आएंगे, जैसे हम फ्राइडे आएंगे तो मंडे ट्यूसडे को आएंगे, फिर हम थर्सडे को आएंगे। सही ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि फिर थर्सडे ना करो, तुम मंडे ट्यूसडे तो आ ही रहे हो। नहीं तो बस ट्यूसडे अगले वीक की ट्यूसडे और इस वीक में आज के बाद कब आ रहे हो? कल आ कल नहीं आ रहे हो? कल आ रहे हो ना? बस ठीक है। कल मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ। सर एक दिन और फ्राइडे को कर लीजिए। फ्राइडे को डेट नहीं है, ट्यूसडे को कर लीजिए। ट्यूसडे ही कर रहा हूँ कल ट्यूसडे नहीं, ये काम पहले से हो रहा था और ये पता होना चाहिए था कि कंप्लीट करना है। ठीक है कॉपी। अब इसके बाद आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थी इनइक्वालिटीज का। ये देखो इनइक्वालिटीज की पहचान एक तो ये होती है कि ये वाले सिंबल्स यूज किए जाते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। और इसके साथ कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसे ग्राफ पेपर दिया जाए जिसमें एक्सेस बने हुए हों और एक्सेस को हम लोग कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे। कि आप सबसे पहले यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सेस नज़र आ रहा है। एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 है विद ग्रेड बना हुआ है, और वाई एक्सिस पे भी 1 2 3 4 5 6 0 से लेके 6 तक की वैल्यूज है। इफ दे आर सेइंग ऑन द ग्रिड, सबसे पहले
shade the region R. क्वेश्चन नंबर 21 Shade the region R given by these inequalities. यानी हमें कुछ inequalities दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि इन इक्वालिटीज को यहाँ पर असेंबल करो। अब इन इक्वालिटीज को जब हम लोग यहाँ पर असेंबल कर रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि इन वैल्यूज को ढूंढना है कि कहाँ से कहाँ तक की वैल्यूज है। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन क्या दे रहे हैं? 1 इज लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन इक्वल टू 5। इसका मतलब है x की वैल्यूज 1 से लेके 5 तक है। x की वैल्यू 1 से लेके 5 तक होने का मतलब क्या हुआ? सबसे पहली बात कि हमें ये वैल्यू तो चाहिए, एज वेल एज ये वाली वैल्यू भी चाहिए। ठीक है, इसके दरमियान की सारी वैल्यूज हमें चाहिए। फिर 2 इज लेस देन इक्वल टू y एंड लेस देन इक्वल टू 4। इसका मतलब है y की वैल्यूज 2 से लेके 4 तक चाहिए। अब इससे y की वैल्यू 2 से लेके 4 तक का मतलब ये है 2 और ये है 4। इस वक्त जो रीजन R शेड करना है, तो वो रीजन R ये वाला है। शेड करेंगे आप with the help of the pencil like this। ये पोर्शन शेड होगा। y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, y की यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 है। y की वैल्यू 2 ये रही और y की वैल्यू 4 ये रही। तो y की वैल्यू 2 का मतलब है y यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी रीजन जो है ये y की वैल्यूज है। तो हमने y की ये लाइन यूज़ कर दी 2, y की ये लाइन यूज़ कर दी 4। अब ये जो दोनों कॉमन रीजन आ रहे हैं उनको हमें शेड करना है रीजन R के तौर। यानी अगर आप और चाहें तो उसको इस तरीके से एक बॉक्स की शक्ल में शेडेड पोर्शन के तौर पे बना दें। ये शेड है जो हमारे काम का है। ये पार्ट ए रिजॉल्व हुआ। कॉपी पे स्केच कर लो। हाँ, ग्राफ जब बना हुआ होगा तो फिर यही वाली कंडीशन कहीं ना कहीं समझने के लिए सामने रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21।
ठीक है, क्या मतलब ऐसे बॉक्स बना दें? हाँ ठीक है, ये सही होता है। और अगर वो जो लाइन मैंने बनाई थी वो भी ठीक था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये देखा है कि एक्स और वाई के मुताबिक हमें इतना क्वेश्चन चाहिए था बस। अब देखो पार्ट बी। पार्ट बी में कहा हुआ है थोड़ा सा देखो कि वो और वो भी ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉन है, यू कैन सी द लाइन देयर। और इसमें कहा जा रहा है द लाइन एल विद द इक्वेशन y इक्वल टू 1/3x इज ड्रॉन ऑन द ग्रिड। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, याद है किसी को? ये याद है, ठीक है। इसमें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में ये जो m होता है ये क्या चीज़ होती है? ग्रेडियंट x के साथ। और ये जो c होता है ये क्या होता है? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है लाइन y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, ठीक है। अब ये जो लाइन यहाँ पे दी हुई है हमें वो है y इज इक्वल टू 1/3x बस। इसका मतलब क्या हुआ, c की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 2। वाह क्या बात है, जब कुछ नहीं है तो उसका मतलब है 0 होगी ना बेटा। ये वाली इक्वेशन दी हुई है, इसमें c है ही नहीं, उसका मतलब है c 0। ये देखो c 0 है, ठीक है। और 1/3 क्या है? ग्रेडियंट। m इज इक्वल टू 1/3। ग्रेडियंट फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है? y2 minus y1 upon x2 minus x1। जी, इसका मतलब होता है कोई भी दो पॉइंट्स लिए होंगे और उनके ज़रिए से ये फाइंड किया होगा। देख लो इस लाइन पे अगर मैं ये वाला पॉइंट ले लूँ तो ये पॉइंट है एक्चुअली 0,0, ठीक है। और कोई पॉइंट ले लें, मतलब मैं ये वाला पॉइंट ले लूँ आसान वाला, तो ये है 3,1। इतना तो समझ में आ रहा है कि 3 और 1 का मतलब 3x कोऑर्डिनेट है, y 1 है। अब इसको अगर हम लोग y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर लें तो 1 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0 इक्वल टू 1/3 बन जाएगा। तो ये इस तरीके से ग्रेडियंट आया होगा इसका, सही है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है पार्ट 1 में, ड्रॉ द लाइन y इज इक्वल टू 1/3x प्लस k। एक और लाइन बनाने को बोल रहे हैं जो कि ये होनी चाहिए। इस लाइन में और इस लाइन में एक चीज़ कॉमन है, वो है ग्रेडियंट 1/3x। जब दोनों का ग्रेडियंट सेम है तो वो कौन सी लाइन होती है जिनके ग्रेडियंट सेम होते हैं?
दो लाइंस अगर पैरेलल हों तो इनके ग्रेडियंट सेम होते हैं। तो यहाँ से ये वाली बात पता चलती है कि हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इस लाइन L के पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, अब ये बात भी है। इसके बाद आगे लेकिन कुछ और भी आ गया, K प्लस K आ गया। यहाँ पे प्लस के आगे कुछ नहीं है, तो प्लस के आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस ज़ीरो था। प्लस ज़ीरो का मतलब वो ज़ीरो से गुजर रहा था। अब प्लस K है तो क्या मतलब होगा, ये जो अब नई वाली लाइन बनाएंगे वो कहीं K से गुजरेगा। ठीक है, अब वो लाइन हमें कैसे ड्रॉ करनी है, ये बात कही है। तो अब हमें ऐसे करना है कि ये जो लाइन L दिया हुआ था इसके पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो देखो कैसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, रूलर रख के। रूलर आप रखेंगे इसके साथ, इस वाली लाइन के साथ, और एक लाइन ऐसी बना देंगे। ये देखो, इसका मतलब देखो यहाँ ये वंस मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये यहाँ, इसका मतलब है रूलर रख के एक लाइन ऐसी बन जाएगी। ये लाइन इसके पैरेलल है। जी हाँ, बॉक्स का भी कोई ताल्लुक ही नहीं है, सिर्फ कहा है ड्रॉ द लाइन। एक और लाइन ड्रॉ हो सकती है, ये देखो इसके ऊपर, जो मैं सिर्फ अभी क्या कर रहा हूँ, इस लाइन के पैरेलल जितनी पॉसिबल लाइन हैं सब ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। एक और लाइन बन जाएगी यहाँ से, ये देखो ऐसे, और ये ऐसे गुजर के जाने वाली। ठीक है, ये सब पैरेलल है। कैसे पता चल रहा है, रूलर रखेंगे तो बिल्कुल एक साथ दोनों के दोनों है, ये डिस्टेंस हमेशा सेम मिल रहा हो। फिर यहीं से चाहें तो हम एक और लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और वो लाइन कुछ ऐसे होगी, 3 से जाने वाली, और ये। ठीक है, अभी तक जितनी पैरेलल लाइंस बन रही मैं सब बनाता चला जा रहा हूँ। अब देखो क्या कंडीशन है कि मैंने इतनी सारी लाइन बनाई। दे आर सेइंग draw the line y equal to 1/3x plus k so that it passes through a point belonging to R, यानी वो R से गुजरने वाली लाइन हो, such that k is as large as possible। अच्छा, इस कंडीशन में k की वैल्यू थी, इस वाली लाइन में k की वैल्यू थी 0, क्योंकि ये y इंटरसेप्ट 0 है इसका। अगर ये वाली लाइन होती तो यहाँ पे k की वैल्यू 1 होती, यहाँ पे इस वाली लाइन के लिए k की वैल्यू 2, यहाँ पे k की वैल्यू 3। और अगर और एक लाइन हम लोग बनाना चाहें तो अब इसका मतलब वो यहाँ से जाना चाहिए कुछ ऐसे 4 से गुजरती हुई, और फिर अगर इसी के पैरेलल ही बनानी है तो इस बात का ध्यान रखना है हमें, ऐसे। जी, तो इसका मतलब है ये वाला, यहाँ पे अगर हम लोग ये वाली लाइन ले लें तो पैरेलल तो है लेकिन ये R से नहीं गुजर रहा, इसका मतलब है ये वाली लाइन हमारे लिए ठीक नहीं, ये वाली लाइन नहीं बनानी है। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, ऐसी लाइन बनानी है जो एक तो y इक्वल टू 1/3x प्लस के हो, मतलब इस L के पैरेलल हो, और दूसरा इस पे k की वैल्यू इन्होंने ये बात कही भी है कि इट पासेस थ्रू अ पॉइंट बिलोंगिंग टू R से पास होनी चाहिए इसको, और दूसरा k की वैल्यू एज लार्ज एज पॉसिबल हो जाए। अब यहाँ देख k की वैल्यू देखो, k0, k1, k2, k3, k4 रख रहे हैं, 4 तो हमारे पास नहीं है, तो k3 वाली लाइन जो है एक्चुअली ये हमें ड्रॉ करनी है। इन दोनों लाइंस को हमें सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये बनाया था, तो हमें अभी इस वक्त रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है। ये वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन को ऐसे समझना है। तो ये हमारा पार्ट 1 हो गया बी का, ये वाली लाइन ड्रॉ करना बी का पार्ट 1 हो गया। अब इससे रिलेटेड लास्ट पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, राइट डाउन दिस लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के। क्या के की वैल्यू ली हमने यहाँ पे, लार्जेस्ट जो आई 3। तो अब देखो वर्डिंग्स ऑफ द क्वेश्चन को ऐसे करके समझना है और ऐसे ड्राइंग करनी है, एंड दैट शुड बी द वैल्यू टू बी कैलकुलेटेड।
क्या आपका नहीं है मॉक दिए थे अच्छा मैं थोड़ी देर में स्टेटमेंट ऑफ एंट्री करवाना है सर अभी आपको पीरियड कब तक ऑन होगा 45 आफ्टर 5 मिनट्स फिर मैं आ रही हूँ स्टेटमेंट ऑफ एंट्री के दोबारा बोलो। हाँ हाँ हाँ, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया। आप चाहें तो आप डायरेक्ट एनालाइज किया, ये वाली लाइन आनी चाहिए, ये वाली बनानी, लेकिन बस ध्यान में रखना कि ये वाली लाइन जो बनाओगे ये इस लाइन एल के पैरेलल होनी चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। ये यहाँ से हमें इंडिकेट करवा रहा है कि पैरेलल होनी चाहिए। कोई भी लाइन नहीं बन सकती, लेकिन पैरेलल लाइन बन सकती है। ठीक है, अब देख लो कि इनइक्वालिटी के दो क्वेश्चंस आ गए इसमें। एक तो सिंपल था जिसमें कैलकुलेशन, और एक वो वाला था जिसमें ग्राफ और शेडिंग आई। इसलिए मैंने कहा है कि पास पेपर रखो सामने, पास पेपर हो तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, इक्वेशन सिर्फ के की वैल्यू लिखी बस। उसमें 1 में तो आपको लाइन ड्रॉ करनी है, जितना कहा जाए क्वेश्चन में वो ज़रूर पूरा करना है। अगर आपने उससे कम कर दिया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, उससे ज़्यादा किया तो शायद उससे भी मार्क्स कटने की गुंजाइश हो सकती है। अगर आपने के की वैल्यू ली थी और इक्वेशन दी थी मार्क्स कटेंगे। डिपेंड करता है, यहाँ पे अगर के की वैल्यू रखी है और यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है तब कोई मार्क्स नहीं कटेगा, वो से फर्क वो ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे 3 की जगह पे इक्वेशन लिख दी है तो मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे के पूछ रहा है, लेकिन यहाँ के पूछ रहा है और आप के की वैल्यू नहीं दे रहे हैं, इक्वेशन दे रहे हैं, तो गलत है। ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन है इसमें। एक तो मुझे एक बात समझ नहीं आती कि वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम द एम्पलीफायर। मतलब आवाज़ मेरी तरफ पहुंच गई, मैंने अवॉइड किया, कर दिया, छोड़ दो, तुम उसको लाउड स्पीकर के तौर पे लाके एक्सपोज कर रहे हो। तुम्हें तंग कर रहे हैं, तुम्हें तंग कर रहे हैं, तो तुम मुझे क्यों बता रही हो?
क्या फॉर्मूला? उसका तरीका एक अच्छा ये है कि उससे दोस्ती ख़त्म कर दूँ, ये तुमसे होगा नहीं, फ़ायदा क्या है? जब तुम्हें जाना ही उसी के पास है तो फिर फ़ायदा क्या उसकी शिकायत लगाने का? और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ द प्रोबेबिलिटी, ठीक है? दूसरों के तंग करने पर ध्यान देने के बजाय अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर है। वो तो ज़िंदगी के साथ चलेंगी, वो तो क्लास के बाद भी कर लोगे तुम, ये क्लास के बाद नहीं होगा तुमसे, तो तुम्हारे पास चीज़ें लिखी भी नहीं होती। दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हमें इसके मुताबिक रिजॉल्व करना है। देख लो, ये ईयर नोट करो, और अभी फिलहाल 5 पेपर तुम लोगों में से कितनों के पास घर में है मौजूद है? ये अपना ही वेरिएंट है, क्वेश्चन मार्क कर लो, ये आज एज अ होमवर्क करो जाके, क्योंकि मैं अभी 2-3 क्लासेस में भी ये क्वेश्चन इस तरीके से करवा लूँगा ताकि कम से कम टेस्ट प्लान में कुछ किया जा सके, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 25 है, मई जून 2015, पेपर 1 वेरिएंट 2 इसी है, और ये होमवर्क में ट्राई करना है। एंड टुमारो व्हेन यू आर कमिंग आई विल बी चेकिंग योर रजिस्टर्स को कंप्लीट करके ले आओ ताकि हम लोग उसको देख सकें कि हाँ कंप्लीट हो गया। क्या चीज़? फ्राइडे आइए तो आपका टिकट या टेस्ट के बाद सब नेक्स्ट ट्यूसडे करना है, टेस्ट के बाद टेस्ट प्लान के बाद फ़ायदा क्या होगा? टेस्ट प्लान की बात मुझे कैसे चेक करना? ज़ाहिर बात है कि टेस्ट प्लान में ही तो ये टॉपिक्स आने जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। काम कंप्लीट करना भी तो होता है बेटा, ऐसे थोड़ी। जितना हो सके उतना करना तो है, जितना उतना की बात नहीं हो रही। तो भाई